नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आप सब अपना ध्यान रखिए। आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ DLED प्रथम वर्ष विषय हिंदी इकाई 3 गद्य शिक्षण को लेकर। पिछले वीडियो में हमने गद्य शिक्षण की बात की थी। गद्य शिक्षण किसे कहते हैं, गद्य शिक्षण के कौन कौन से सोपान होते हैं, गद्य शिक्षण में रुचि बढ़ाने के कौन कौन से साधन हैं। आज हम बात करेंगे गद्य शिक्षण की प्रणालियां एवं विधियां। गद्य शिक्षण की प्रणालियां एवं विधियां, मैंने पहले भी आपको बताया था कि गद्य शिक्षण के सोपान अलग प्रश्न है और गद्य शिक्षण की प्रणालियां और विधियां अलग है। सोपान में आएगा हमारा जो पाठ योजना होती है उसके जितने अंग है, जितने अवयव है, वो कि कैसे पूर्व ज्ञान परीक्षण करना है, प्रस्तुतिकरण करना है। उसके बाद उसमें विधियां अपने आप आ जाती है, कौन कौन सी विधि से कैसे पढ़ाना है, गृह कार्य देना है। लेकिन विधियां केवल एक अलग अंग है। तो गद्य शिक्षण की विधियां या इनको कहते हैं प्रणालियां। प्रणाली भी इसको कहते हैं कि किस प्रणाली से, किस तरीके से गद्य शिक्षण करवाया जाता है। तो ये प्रश्न आपका आता है, गद्य शिक्षण किसे कहते हैं, गद्य शिक्षण की क्या प्रणालियां या विधियां हैं। तो उन विधियों पर मैं संक्षेप में बात करूंगा, क्योंकि वीडियो कई बार ज़्यादा लंबी हो जाती है, फिर अपलोड होने में मुश्किल आती है। तो पहली प्रणाली है अर्थ कथन प्रणाली। अर्थ कथन प्रणाली अर्थात आप कह सकते हैं अर्थ कथन विधि, जिसमें अध्यापक उसी तरह से जो हमारे सोपान है कि सबसे पहले वो आदर्श सस्वर वाचन करेगा, फिर बच्चे अनुकरण सस्वर वाचन करेंगे, उसका अनुकरण करते हुए जोर जोर से पढ़ेंगे, और उसके पश्चात अध्यापक जो है बच्चों को अर्थ कथन प्रणाली के तहत एक एक अपरिचित शब्द का अर्थ बताएगा और उसको धीरे धीरे पाठ को आगे बढ़ाता जाएगा। तो इसको कहते हैं अर्थ कथन प्रणाली, अर्थात जिसमें हर जटिल शब्द का, अपरिचित शब्द का अर्थ बताया जाता है ताकि बच्चे उस पाठ को समझ सके। ये विधि अध्यापक केंद्रित अधिक रहती है। इसमें बच्चे निष्क्रिय सुनते रहते हैं, अध्यापक ज्यादा बोलता है, तो ये विधि अधिक मनोवैज्ञानिक नहीं है। दूसरी विधि आती है व्याख्या प्रणाली। व्याख्या, इसमें अध्यापक व्याख्या करता है, यानी कि वहां पूरे गद्यांश की व्याख्या करेगा, सरल शब्दों में उस गद्यांश को जो उसने पढ़ाया, चाहे वो कवि क्षमा कीजिए कहानी है, उपन्यास है, गद्य की जितनी भी विधाएं हैं वह उनकी व्याख्या करता जाएगा, सरल शब्दों में उसके बारे में पूरा विस्तार से उनको बताएगा। तो उस विधि को कहते हैं व्याख्या प्रणाली। ये विधि अध्यापक केंद्रित अधिक है, इसलिए ये भी ज्यादा उपयोगी मनोवैज्ञानिक नहीं है, क्योंकि बच्चा इसमें निष्क्रिय होकर के सुनता रहता है, उसकी सहभागिता नहीं होती। तीसरी विधि विश्लेषण प्रणाली। ये विधि मनोवैज्ञानिक विधि है, क्योंकि इसमें छात्र और अध्यापक दोनों ही सक्रिय रहते हैं। यहाँ पर अध्यापक हर बात का, हर शब्द का, हर वाक्य का बारीकी से विश्लेषण करता है, बच्चों से पूछता है आपको क्या लगता है, यहाँ इसका क्या अर्थ हो सकता है, इसका और क्या अर्थ हो सकता है। विश्लेषण में पूरी तरह से गहराई में जाकर, बारीकी में जाकर अध्यापक जो है उस पूरे पाठ को विश्लेषण प्रणाली द्वारा आगे बढ़ाता है। चौथी विधि समीक्षा प्रणाली या समीक्षा विधि। विधि को हो या प्रणाली को हो, एक ही बात है, समीक्षा। ये उच्च कक्षाओं के लिए उपयुक्त विधि है, क्योंकि इस समीक्षा का अर्थ ही होता है समझमा वीक्षण, समान रूप से देखना, अर्थात किसी गद्य विधा को अपने विवेक से उसके अच्छाई और बुराई को परखना, उसके गुण दोषों को सामने लाना, उसको समीक्षा कहा जाता है। तो उच्च स्तर के बच्चे, छोटे स्तर के बच्चों के लिए प्रणाली या विधि उपयुक्त नहीं है। उच्च स्तर के बच्चे जिनका विवेक, तर्क शक्ति इतनी जागृत हो जाती है कि उस गद्य रचना का की समीक्षा कर सके, उसके गुण दोषों के बारे में बात कर सके। पांचवी है नाट्य प्रणाली विधि। नाट्य विधि ये मनोरंजक विधि है, मनोवैज्ञानिक विधि है। इसमें अध्यापक जो है गद्य की विधाएं, कहानी है, उपन्यास है, नाटक है, एकांकी तो अपने आप में नाटक और एकांकी है, लेकिन उसका भी मंचन करके, बच्चों के बीच में अभिनय करके, जो पात्र है वो बच्चों के बीच में डाल करके बच्चों से ही उस पूरे गद्य पाठ को आगे बढ़ाएं अभिनय के द्वारा, संवाद के द्वारा। तो इससे क्या होता है कि बच्चों की और छात्रों की, बच्चों की और अध्यापक की दोनों की सहभागिता बढ़ती है और बच्चे सक्रिय रूप से भाग लेते हैं और इस तरह से पूरे पाठ को आगे बढ़ाया
जाता है तो बहुत ही मनोवैज्ञानिक और रोचक विधि है। इसी तरह से अगली है प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि जिसमें अध्यापक पाठ को उसी तरह से आदर्श स्वर वाचन, अनुकरण स्वर वाचन के बाद प्रश्न पूछता है। बच्चों को मौन पठन के लिए भी कहता है कि मौन पठन कर लीजिए और उसके पश्चात मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा। तो इस विधि में अध्यापक प्रश्न पूछता है और बच्चे उस पाठ से ढूंढ करके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। अर्थात धीरे धीरे उसी तरह से पूरा पाठ आगे बढ़ता जाता है। बच्चे खुद अपने दिमाग को लगाते हैं, अपने मस्तिष्क को लगाते हैं, अपनी तर्क शक्ति का प्रयोग करते हैं और पूरे पाठ को पढ़ाया इसी विधि के द्वारा जाता है। तो ये भी मनोवैज्ञानिक विधि है और छात्र केंद्रित विधि है। आखिर में हम बात करेंगे संयुक्त प्रणाली की। संयुक्त प्रणाली अपने आप में कोई विधि नहीं है कि ये विधि है संयुक्त प्रणाली। संयुक्त का मतलब है कि अध्यापक समय, स्थान और आवश्यकता अनुसार सारी विधियों का एक साथ प्रयोग करके जब अपने पाठ को आगे बढ़ाता है, अपने गद्य शिक्षण को आगे ले जाता है, तो उसको कहते हैं संयुक्त प्रणाली। अर्थात कहीं वो व्याख्या प्रणाली का सहारा ले रहा है, कहीं अर्थ कथन का, कहीं विश्लेषण का, कहीं नाट्य का, कहीं प्रश्नोत्तरी का। जब सब विधियों का समावेश करके वो अपने पाठ को पढ़ाता है तो उसको कहते हैं संयुक्त प्रणाली। तो ये थी गद्य शिक्षण की विधियां हैं, प्रणालियां। अब हम बात करेंगे आखिर में गद्य और पद्य में अंतर। गद्य के बारे में हमने पढ़ा था, पद्य के बारे में हम अगली वीडियो में आपको डिटेल में बताएंगे। तो गद्य और पद्य में एक सीधा सा अंतर मैं आपको बता दूं। आप इस तरह से इसके हेडिंग वाइज भी इसको बना सकते हैं, एक तरफ गद्य एक तरफ पद्य। गद्य मैंने बताया था गद्य शब्द की उत्पत्ति गद्य धातु से हुई है, जिसका मतलब होता है सीधा कथन, स्पष्ट बात, यह फूल सुंदर है, तो ये गद्य है। लेकिन पद्य क्या है? जब बात को घुमा फिरा करके कहा जाए, सीधे तौर पे बात को ना कहा जाए, अर्थात जहां समझने में आसानी ना हो, जो आसानी से समझ में ना आए, वो पद्य है। और जो एकदम सीधा सा सरल से शब्दों में कहा जाए वो गद्य है। उदाहरण दे रहा हूं, यह फूल सुंदर है, ये गद्य है। पद्य में बात को घुमा फिरा के कहा जाता है फूल कितना सुंदर, सोचता हूं बार बार, तारीफ करूं इसकी या तोड़ दूं और जोड़ दूं तुम्हारे जूड़े में। तो ये घुमा फिरा के बात कही गई है, बात एक ही है, तो पद्य हो गया। लेकिन जहां बात सीधी कही गई फूल बहुत सुंदर है, वो गद्य है। दूसरा अंतर, गद्य व्याकरण सम्मत भाषा होती है। गद्य में व्याकरण के नियमों का अक्षरशः पालन किया जाता है, वहां व्याकरण के नियमों को तोड़ने की अनुमति नहीं होती है। अर्थात यह फूल सुंदर है ऐसा ही कहा जाएगा। लेकिन पद्य में व्याकरण के नियमों की जरूरत नहीं है, व्याकरण के नियमों को तोड़ा जाता है। कैसे कहेंगे? है ये फूल सुंदर बहुत, व्याकरण को इधर उधर कर दिया, पद्य हो गया। तीसरा, गद्य में जो है विचार विश्लेषण पर ज्यादा जोर रहता है। गद्य में विचारों की प्रधानता रहती है, वो विचार प्रधान होता है। और पद्य में भाव तत्व की अधिकता रहती है, वो भाव प्रधान होता है, उसमें भावनाओं को ज्यादा महत्व दिया जाता है। गद्य में विचारों को दिया जाता है और पद्य में भावनाओं को दिया जाता है। साहित्य के 4 तत्व होते हैं, भाव तत्व, बुद्धि तत्व जिसको विचार तत्व भी कहते हैं, कल्पना तत्व और भाषा तत्व। तो गद्य में ज्यादातर विचार तत्व की प्रधानता रहती है, विचार विश्लेषण पर जोर दिया जाता है। पद्य में भाव तत्व की प्रधानता रहती है। दूसरा, गद्य में मुहावरे, लोकोक्तियां, सूक्तियां, इनका प्रयोग ज्यादा किया जाता है। और पद्य में रस, छंद, अलंकार, शब्द शक्तियां, इनका प्रयोग ज्यादा किया जाता है। और गद्य का प्रमुख उद्देश्य बच्चों के शब्द भंडार में वृद्धि करना होता है। गद्य जो है उसका उद्देश्य बच्चों के शब्द भंडार को बढ़ाना होता है। और पद्य का विशेष उद्देश्य जो होता है वो बच्चों के रसास्वादन की शक्ति को बढ़ाना है, अर्थात रस का आनंद देना है, रसास्वादन करवाना है, ये प्रमुख उद्देश्य रहता है। गद्य की अनेक विधाएं होती हैं, जैसे कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी, रिपोर्टाज, डायरी, संस्मरण। लेकिन पद्य में केवल हम कविता को शामिल करते हैं। पद्य एक अपने आप में होता है, जो छंदबद्ध रचना होती है वो पद्य होता है। और उसके बाद कविता जो छंद मुक्त भी हो सकती है और छंद युक्त भी हो सकती है। तो ये अंतर है गद्य और पद्य में। तो उम्मीद करते हैं कि आप अपने घरों में रहते हुए इस पाठ को समझते हुए अपने नोट्स बनाएंगे। और इसी तरह से तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।